सो आज की बातें होंगी रियल इस्टेट के बारे में, यानी कि हाँ। जितने भी ज़मीन के मुद्दे होंगे वो आज के टॉपिक में क्लियर होगी। तो हम जमीन की कीमतों से लेकर निवेश के रुझान, कानूनी पहलू और मार्केट में जो नए बदलाव हैं सब पर बात करेंगे। तुम्हें किसी खास पहलू पर ज्यादा फोकस करना है या सामान्य तौर पर हर चीज कवर करें? पहले तो ज़मीन की कीमतों के बारे में जानेंगे। तो हाँ बिल्कुल। ओवरऑल ज़मीन की कीमतों के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग देशों में और वर्ल्ड में कितने कीमत चल रहे हैं ज़मीन के, वो पूरा एक एनालिसिस बताइए, एक लिस्ट बताइए। वैश्विक स्तर पर भूमि की कीमतें काफी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कृषि भूमि की कीमतें करीब 4,000 से 7,000 डॉलर प्रति एकड़ है, जबकि ब्राजील में ये लगभग 2,000 से 3,000 डॉलर प्रति एकड़ है। नीदरलैंड्स में औसत कीमत करीब 59,600 यूरो प्रति हेक्टेयर है। भारत जैसे देशों में आंकड़े कम स्पष्ट हैं, लेकिन महानगरों में जमीन बेहद महंगी है। ओके, सो हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का ही ज़्यादातर एनालिसिस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी तुलना ज़रूर करेंगे। तो भारत में कहाँ कहाँ पर ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा हैं और कहाँ कहाँ पर कम हैं, वो बताइए। भारत में जमीन की कीमतें काफी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि लगभग 50,000 रुपए प्रति एकड़ से शुरू होती है, जबकि विकसित क्षेत्रों में ये 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक जा सकती है। शहरों में मुंबई जैसे मेट्रो इलाकों में प्लॉट कीमतें 80,000 से 90,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच सकती हैं, और जबकि छोटे शहरों में कीमतें काफी कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि छोटे शहरों में कीमतें कम होती हैं और बड़े शहरों में कीमतें ज़्यादा होती हैं? असल में बड़े शहरों में ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ नौकरी के मौके, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जिससे लोग वहाँ रहने आते हैं और जमीन की मांग बढ़ जाती है। वहीं छोटे शहरों में सीमित नौकरियां और विकास की गति धीमी होती है, जिससे कीमतें कम रहती हैं। अब एक छोटे बड़े एनालिसिस करते हैं कि जो भी बड़े शहरों में रहेंगे उनका जो कमाई होता है, अर्निंग पावर होती है, वो ज़्यादा होती है। तो अगर उनको ज़मीन खरीदना है तो वो छोटे शहरों में क्यों ना ज़मीन खरीदें, क्योंकि वहाँ पे तो कम प्राइस रहेगी। ये बताइए। कई बार ऐसा ही होता है। बड़ी कमाई वाले लोग छोटे शहरों में जमीन खरीदकर वहां निवेश करना शुरू करते हैं, क्योंकि कीमत कम होती है और धीरे धीरे वहां विकास भी होता है। इससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और शहरों में भी दबाव थोड़ा कम हो सकता है। तो कौन से लोग होते हैं जो महंगे महंगे फ्लैट्स को खरीदते हैं और उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? अधिकतर अमीर व्यवसायी, हाई इनकम वाले प्रोफेशनल्स या एनआरआई इन महंगे फ्लैट्स को खरीदते हैं। उनका थॉट प्रोसेस अक्सर ये होता है कि ये एक स्टेबल संपत्ति है जिसमें समय के साथ वैल्यू बढ़ती है, और साथ ही ये एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है और कभी कभी रेंटल इनकम का सोर्स भी हो सकता है। चलिए एक एनालिसिस करते हैं। एक छोटे शहर में अगर मैं एक घर बनाता हूँ और एक बड़े शहर में अगर मैं एक फ्लैट लेता हूँ, तो उनका अंतर बताइए, उनकी तुलना कीजिए और रेंटल प्रॉपर्टी के आधार पर भी उनका तुलना कीजिए। जरूर। तो भारत में एक छोटे शहर में घर बनाने की लागत आमतौर पर कम होती है और किराए से मिलने वाला रिटर्न प्रतिशत में ज्यादा हो सकता है। वहीं बड़े शहरों में फ्लैट की कीमतें काफी अधिक होती है, लेकिन वहाँ संपत्ति की मूल्य वृद्धि भी तेज होती है। तो छोटे शहरों में कम लागत और बेहतर रेंट यील्ड होती है, जबकि बड़े शहरों में ज्यादा पूंजी निवेश और तेज विकास का मौका मिलता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि फ्लैट्स या फिर जो भी ज़मीन या फिर रियल एसेट्स रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उसको देखा जाता है। एक जगह पे इन्वेस्टमेंट आके रुक जाती है, उसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि अब दूसरे लोग उसको खरीद ही नहीं पाते। इस पर आपका क्या विचार है? जब एक जगह पर ज्यादा निवेश हो जाता है तो कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और फिर आम आदमी के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कई बार लोग या तो दूसरी जगहों की तरफ मुड़ते हैं या फिर निवेश में वापस सोचते हैं, ताकि उनका प्राइस सही जगह पर लगा रहे। एक उदाहरण लेते हैं। मुंबई में एक अगर फ्लैट है बहुत ज़्यादा दाम की, तो उसको रेंटल इनकम में कैसे लेके जाएंगे और उनको बेचने पर क्या प्रॉफिट आएगा? मुंबई में प्राइम लोकेशंस जैसे अंधेरी या वाशी में फ्लैट का किराया आमतौर पर निवेश पर 2.5 से 3.5% सालाना रिटर्न देता है, जबकि रीसेल में कीमत बढ़ने पर यह 10 से 15% तक भी बढ़ सकती है। इस तरह
किराए से मिलने वाला रिटर्न कम होता है, लेकिन अच्छी लोकेशन पर संपत्ति की मूल्य वृद्धि से कुल रिटर्न बेहतर हो जाता है। एक उदाहरण दीजिए और पूरा A to Z उसकी कीमत, उसका रेंटल इनकम वो पूरा बताइए, और कौन कौन लोग ऐसे जगह पे रेंट लेते हैं या फिर ऐसे जगहों को ख़रीदते हैं, वो पूरा एनालिसिस दीजिए। एक उदाहरण के तौर पर मुंबई के प्राइम लोकेशन जैसे वर्ली या बांद्रा वेस्ट में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। इस फ्लैट का सालाना किराया करीब 2.5% यील्ड देता है, यानी सालाना 2.2 लाख रुपए। साथ ही संपत्ति की कीमत सालाना औसतन 8 से 12% बढ़ सकती है। आमतौर पर ऐसे फ्लैट्स का निवेश मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि पर निर्भर होता है, क्योंकि किराया रिटर्न थोड़ा कम होता है। और ऐसे फ्लैट्स को कौन लोग खरीदते हैं या फिर कौन लोग रेंट पर लेते हैं? ऐसे फ्लैट्स आमतौर पर अमीर व्यवसायी, बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स या NRI खरीदार लेते हैं। किराए पर अक्सर बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स, हाई इनकम प्रोफेशनल्स या मल्टीनेशनल कंपनियों के मैनेजर्स रहते हैं, क्योंकि उनके लिए लोकेशन और लग्जरी सुविधाएं सबसे अहम होती है। जब एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया निवेश किया तो रेंटल इनकम से उनको वो पैसे कब तक मिल जाएंगे और उन पर कब तक लाभ आना स्टार्ट होगा? देखो, अगर हम सालाना किराया 2.2% माने तो 1 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सालाना 2.2 लाख रुपए आएंगे। इस हिसाब से आपको अपना निवेश वापस पाने में लगभग 40 साल लगेंगे। लेकिन अगर संपत्ति की कीमत सालाना 10% बढ़ती है तो लगभग 7 से 8 साल में आपको अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। यानी कि नहीं मिलेंगे। 40 हाँ। से 50 साल तक अगर मुझे वेट करना होगा पैसे लगाकर, यानी कि कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ज्यादातर लोग सिर्फ किराया ही नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि पर भी भरोसा करते हैं, ताकि लंबी अवधि में निवेश का पूरा फायदा मिले। अगर इनकम तुरंत चाहिए तो शायद ऐसे महंगे फ्लैट्स में निवेश से बेहतर कोई और विकल्प देखना पड़ेगा। चलिए इसको एक डीप एनालिसिस करते हैं। मूल्य वृद्धि कैसे होती है कोई भी एसेट की, खास कर के ज़मीन की या फिर फ्लैट की? कैसे मूल्य वृद्धि होती है? मूल्य वृद्धि कई कारणों से होती है। सबसे पहला कारण होता है डिमांड और सप्लाई का असंतुलन। अगर जमीन या फ्लैट की मांग बढ़ती है और सप्लाई सीमित रहती है तो कीमत बढ़ती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे नई सड़कें, मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल का बनना भी कीमत बढ़ाता है। तीसरा, आर्थिक विकास और महंगाई भी रोल प्ले करती है, जिससे संपत्ति का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर उस प्लेस में कोई ज़्यादा कमाए ही ना तो रेंट कौन देगा और उस प्रॉपर्टी पर खर्च कौन करेगा? ये कैसे हो सकेगा? और एट लास्ट प्रॉपर्टी की दाम घटेगी कि नहीं, क्योंकि उनका तो डिमांड है पर सप्लाई में प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा इस पर? हाँ, ये बड़ा रिस्क होता है। अगर उस जगह पर कमाई नहीं बढ़ती तो रेंट देने वाले लोग कम हो जाते हैं और फ्लैट खाली रह जाते हैं। इसी वजह से मांग और कमाई का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे धीरे धीरे कीमत गिरने लगती है। तो लंबी अवधि में अगर रेंट या आय नहीं बढ़ती तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नीचे आ सकती है। जब कोई एक बंदा जॉब करता है, मान लीजिए कि उसका एवरेज सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपया है और वो फ्लैट में भी रेंट पे रहता है, तो उसके जो इनकम है उसको वो कैसे बांटें और क्या उसको ज़रूरी है इतने बड़े फ्लैट पे रहने का? बिल्कुल, अगर उसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए महीने है तो एक इतने महंगे फ्लैट का किराया शायद उसकी पूरी आय का बड़ा हिस्सा खा जाए। ऐसे में वो अपना बजट कम करके एक छोटी जगह पर रहने का विकल्प चुन सकता है, ताकि बाकी पैसे वो दूसरी ज़रूरतों या निवेश में लगा सके। थोड़ी सी हिसाब करते हैं। कितने बंदे होंगे जिनके पास महीने के 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आते होंगे मुंबई में? मुंबई में जिनकी मासिक कमाई 2.2 लाख रुपए है, वे आमतौर पर शहर के शीर्ष आय वाले लोगों में आते हैं, शायद टॉप 1% में। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र जैसे हाई इनकम स्टेट में सालाना करीब 35 लाख रुपए, लगभग 2.9 लाख प्रति माह पर आप शहर के टॉप 2 से 5% में आते हैं, लेकिन सटीक संख्या ज्ञात नहीं है। यानी कि 2 से 5% लोग ही ऐसे जगहों पर रहेंगे। और घर कितने होंगे 2 से 5% के लिए हैं या फिर ज़्यादा घर हैं?
2 से 5% लोग ही उस कमाई वाले स्तर पर होते हैं, लेकिन घरों की संख्या उससे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक घर पर कई लोग या परिवार रह सकते हैं। तो मांग और सप्लाई दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं, और ये प्रतिशत सिर्फ आय वाले लोगों की बात करता है, घरों की नहीं। अब एक मुद्दा आता है रियल एस्टेट के बबल की, कि बबल फूटेगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं उस एसेट का दाम भी बढ़ता जाता है, लेकिन वो एसेट ऐसे जगह पर पहुंच जाती है जिसमें उनकी इंसेंट्रिक वैल्यू उतनी नहीं रहती, लेकिन तब पर भी उनका वैल्यू उतना दिखाता है। तो अचानक से धड़ाम से वो बबल फूटती है और पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। तो इस पर आप रियल एस्टेट पर क्या बात करेंगे? जब ऐसा बबल बन जाता है तो कीमतें असल आर्थिक आधारों से अलग होकर सिर्फ उम्मीदों पर टिक जाती हैं। जब लोग डर जाते हैं या नई कमाई नहीं आती तो मांग गिर जाती है और अचानक दाम गिरने लगते हैं। इसी से पूरा बाजार ठप हो जाता है और निवेशकों को भारी नुकसान होता है। तो भारत के रियल एस्टेट की तुलना कीजिए इस टाइप के बबल में कि क्या हो रहा है एक्चुअल। भारत के रियल एस्टेट मार्केट में 2026 तक एक स्थिरता आ रही है, जहां तेजी से बढ़ने वाले दौर से अब संतुलित वृद्धि हो रही है। टॉप लोकेशनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन कई बड़े शहरों में अभी भी अनसोल्ड यूनिट्स और धीमी लॉन्चिंग जैसी चुनौतियां हैं। खास बात यह है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में अब अधिक तेजी देखने को मिल रही है, खासकर बेहतर कनेक्टिविटी और किफायती कीमतों के कारण। और निवेशक लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, बजाय कि शॉर्ट टर्म फायदों के। तो वही चीज़ें हो रही हैं कि अगर किसी एसेट का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब लोग उसको क्यों लेंगे, उसको लेने की संभावना नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, यही बात है। जब कीमतें असली कमाई या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग उसे खरीदना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी आमदनी के अनुसार उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से डिमांड गिरती है, और जब डिमांड कम होती है तो धीरे धीरे कीमतें भी नीचे आती हैं, जिससे बैलेंस वापस आता है। चलिए कोई सिनेरियो देखते हैं, जैसे कि यूएस का बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें जो होम हैं उनके प्राइसेस गिरते हैं, तो वो सभी घटनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो, यूएस में हाउसिंग मार्केट क्रैश का इतिहास दिखाता है कि जब घरों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, आसान क्रेडिट मिलता है और उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, तब बबल बनता है। 2006 के आसपास कीमतें चरम पर थीं, लेकिन उसके बाद डिफॉल्ट और बढ़ती आपूर्ति से लगभग 26 से 30% तक कीमतें गिर गईं। इसी तरह हर बड़े क्रैश में ऊंची कीमतें, आसान लोन और बाद में गिरती मांग का ही असर होता है। उस टाइम पे कौन कौन सी सिनेरियोज थी, बैंक का क्या रिएक्शन था, उस टाइम पे माहौल कैसा था, वो पूरा A to Z डिस्क्राइब कीजिए। 2008 के वित्तीय संकट में अमेरिका में घरों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, क्योंकि आसान क्रेडिट और कम ब्याज दरों ने एक बबल बनाया। 2007 से 2008 में सब प्राइम लोन डिफॉल्ट होने लगे और बड़े निवेश बैंक जैसे लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गए। बैंकिंग संकट ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को हिला दिया और सरकार को टैक्स पेयर के पैसे से बैंकों को बचाना पड़ा, जिससे बाद में कड़े नियमन लागू किए गए। मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या किए थे कि कम ब्याज पर घरों का लोन ले लिए थे और घर ले लिए थे, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश कर रही है वैसे ही क्या हुआ, इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या होगा, घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी और जो ब्याज दर है घरों की वो ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि मार्केट क्रैश के बाद लोग अपने रोज़गार से हट जा रहे थे और वो पैसे नहीं चुका पा रहे थे, और इसीलिए घरों की कीमतें भी कम होती गई। हाँ बिल्कुल, यही हुआ था। लोग शुरुआत में कम ब्याज दरों पर लोन ले रहे थे, लेकिन जब ब्याज दर अचानक बढ़ी तो उनकी मासिक किश्तें बहुत ज़्यादा हो गईं। इसी दबाव में कई लोग अपने लोन नहीं चुका पाए और डिफ़ॉल्ट होने लगे। इससे घरों की बिक्री कम हुई, आपूर्ति बढ़ी और कीमतें नीचे गिरने लगी। इस साइकिल ने पूरा मार्केट क्रैश करा दिया था। ऐसी सिचुएशन क्या भारत में हो सकती है क्या? अलग टाइप से उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए। भारत के रियल एस्टेट मार्केट में फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। उदाहरण के लिए अफोर्डेबिलिटी पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लैट की कीमतें हाई इनकम वाले इलाकों में बढ़ गई हैं और कई जगह तरलता और जल्दी बेचने की क्षमता की कमी है। ब्याज दरों और निर्माण लागत में बढ़ोतरी से भी परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है, इसीलिए निवेशक अब लंबी अवधि के नजरिए से सोच रहे हैं। सो रियल एस्टेट में कब हाउसेस या फिर प्रॉपर्टीज़ के दाम
घटते हैं और कब दाम बढ़ते हैं और उनमें इन्वेस्ट कब कब करनी चाहिए? आमतौर पर जब ब्याज दरें कम होती हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है और डिमांड मजबूत होती है, तब कीमतें बढ़ती हैं। वहीं जब आर्थिक मंदी आती है, ब्याज दरें बढ़ती हैं या नई आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो कीमतें गिरती हैं। निवेश करने का सही समय तब होता है जब आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो और जब मार्केट में स्थिरता या गिरते दाम दिखे, ताकि आपको सही मूल्य पर अच्छा रिटर्न मिले। एक कहानी मुझे याद आ रही थी कि एक आईटी का बंदा था। उसने क्या किया था कि अपने सैलरी इनकम से लोन लिया हुआ था और वो अपने घर का लोन चुका रहा था। उसने अच्छा खासा 3 साल का लोन चुकाया हुआ था, लेकिन ये जो एआई आई है उसके हिसाब से वो आईटी का बंदा वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया और अचानक से उसकी सैलरी बंद हो गई। अब वो लोन भी नहीं चुका पा रहा था और जो घर के प्राइसेस थे उनको बैंक ने हटा दिया, लेकिन बैंक ने लोन को माफ़ करते हुए प्रॉपर्टी पर दखल कर ली और वो घर उसके हाथ से चला गया। वो व्यक्ति 3 साल तक मेहनत से किस्तें भरता रहा, लेकिन जब नौकरी छूटी और आय बंद हुई तो बैंक ने लोन डिफॉल्ट के चलते उसकी प्रॉपर्टी ले ली। ये सच में एक कठिन स्थिति थी और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था जब टेक और ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां प्रभावित हुई। वर्तमान में ट्रेंड क्या है और जो कानून और टैक्सेशन का असर होता है रियल एस्टेट पे, वो थोड़ा बताइए। वर्तमान में भारत का रियल एस्टेट मार्केट स्थिर और टिकाऊ विकास की तरफ बढ़ रहा है, जहां शीर्ष शहरों में कीमतें सालाना लगभग 5 से 10% बढ़ रही हैं। लेकिन ब्याज दरें अभी ऊंची हैं, जिससे अफोर्डेबिलिटी पर दबाव है। टैक्स में बदलावों में अब 2024 के बाद बिकने वाली प्रॉपर्टी पर 12.5% लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर लागू है और एनआरआई लेन देन में टैक्स डिडक्शन प्रक्रिया आसान हुई है। कुल मिलाकर निवेशक अब स्थिरता, अच्छी लोकेशन और डेवलपर की साख पर जोर दे रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जो रियल एस्टेट है उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि पैसे वो बना के दे। रियल एस्टेट में जब पैसे लगाते हैं बनते तो हैं, लेकिन उसको बेचना संभव नहीं होता क्योंकि उसके दाम तो बढ़ चुके होते हैं और लोग बढ़े हुए दाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि दाम कम रहे। भारत में ट्रेंड क्या है इसकी? भारत में लग्जरी रियल एस्टेट 2026 तक करीब 64.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार बनने की उम्मीद है, जिसमें सालाना औसत 10.9% की वृद्धि का अनुमान है। खरीदार अब सिर्फ पुराने अमीर वर्ग नहीं है, बल्कि युवा, उच्च आय वाले प्रोफेशनल्स, एनआरआई और हाइब्रिड वर्क करने वाले लोग भी लग्जरी घरों को एक निवेश और जीवन शैली के रूप में देख रहे हैं। इन घरों की कीमतें सालाना औसतन 5 से 6% बढ़ रही हैं और निवेशक अब सही लोकेशन और भरोसेमंद डेवलपरों पर जोर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो पास्ट के चीज़ों को लेकर अनुमान लगाई जा रही है, लेकिन जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं वो अचानक से ही घटती है, अचानक से ही सभी कुछ घट जाती है। साथ में युद्ध भी हो रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक उलझनें भी पैदा हो रही हैं। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। भले ही हम अतीत के रुझानों से अनुमान लगाते हैं, लेकिन अचानक वैश्विक घटनाएं जैसे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट सब कुछ पल में बदल सकती है। इसीलिए किसी भी रियल एस्टेट निवेश का फैसला करते वक्त सिर्फ पिछले ट्रेंड्स नहीं, बल्कि इन अनपेक्षित जोखिमों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी बड़े बदलाव का सामना कर सकें। एक बंदा अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले तो इंडियन के दिमाग में यही रहता है कि वो घर बनाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचता है कि ज़मीन खरीद के घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट है। इन दो पहलुओं को आप क्या बताएंगे? हाँ, दोनों पहलू अहम हैं। भारत में पारंपरिक रूप से लोग जमीन खरीदकर उस पर अपना घर बनाना सुरक्षित निवेश मानते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की संपत्ति होती है। लेकिन रियल एस्टेट में, खासकर शहरों में, अगर आप एक तैयार फ्लैट या प्रीमियम लोकेशन पर निवेश करें तो उसका रिटर्न भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए दोनों विकल्पों का संतुलन और आपकी निवेश क्षमता दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। ज़मीन आजकल नहीं मिल रही है, सभी लोग फ्लैट पे जा रहे हैं। कौन सी चीज़ें बेटर रहती हैं, ज़मीन पर घर बनाना या फिर डायरेक्ट फ्लैट खरीदना? देखो, दोनों के अपने फायदे हैं। जमीन पर घर बनाने में आपको कस्टमाइजेशन और स्पेस का पूरा कंट्रोल मिलता है और जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ सकती है।
वहीं तैयार फ्लैट जल्दी मिलता है, कम दिमाग लगाने से खरीदा जा सकता है और अक्सर अच्छी सुविधाओं के साथ आता है। तो आपका लाइफस्टाइल, बजट और समय की ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएं तो कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? अगर निवेश के लिहाज से देखें तो अक्सर तैयार फ्लैट या प्रीमियम लोकेशन वाले प्रोजेक्ट बेहतर रिटर्न देते हैं, क्योंकि वे जल्दी बिकते हैं और किराया भी तुरंत मिलने लगता है। ज़मीन भी बढ़िया विकल्प है, खासकर अगर आप लंबी अवधि तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उसमें तरलता कम होती है। इसीलिए अपने समय, जोखिम और रिटर्न की ज़रूरत को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। चलिए टैक्स के बारे में बात करते हैं। कोई अगर बंदा रियल एस्टेट खरीदता है तो टैक्स के अनुसार से क्या चीज़ें होती है? जब आप भारत में रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य के हिसाब से देना होता है, जो आमतौर पर 5% पुरुषों के लिए और 4% महिलाओं के लिए होता है। साथ ही 1% रजिस्ट्रेशन फीस। तैयार प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में 1% सस्ती आवास या 5% जीएसटी लगता है। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे अधिक की है तो आपको 1% टीडीएस काटना होगा और रेंटल इनकम पर टैक्स लगता है। बेचने पर अगर आपने 24 महीने से पहले बेचा तो आम आयकर स्लैब में टैक्स लगता है, और 24 महीने बाद बेचे तो 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लगता है, या पुरानी व्यवस्था के तहत 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ। तो ये सभी चीज़ें तो डीप में जाके ही क्लियर होगी। तो जब लोग एग्जैक्ट खरीद रहे होंगे तो उनको जानकारी लेने के लिए कई वेबसाइट के तौर पे जानी चाहिए और अलग अलग जगहों पे भी एनालिसिस करके रखनी चाहिए। सो आज के रियल एस्टेट के मुद्दे पर बहुत सारी बातें हुई। हम लोगों ने जाना कि एक्चुअल में ज़मीन की दाम कहाँ पे बढ़ती है, कहाँ पे घटती है, इन्वेस्टमेंट किसको बोला जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, बबल कैसे क्रिएट होता है। अलग अलग स्टोरीज़ को हम लोगों ने जाना कि एक्चुअल में रियल एस्टेट के दाम कब घटते हैं और कब निवेश करनी चाहिए। सो आज की टॉपिक बहुत ही रोमांचक टॉपिक थी। हमने आज बहुत गहराई से देखा कि कैसे रियल एस्टेट में कीमतें बढ़ती और गिरती हैं और निवेश का सही समय क्या होता है। सच में ये एक जटिल लेकिन रोचक विषय है और हर कदम पूरी जानकारी और सावधानी से उठाना जरूरी है।